Hello my dear students, I am GD Pandey. I teach mechanical engineering on Make My Career. प्यारे बच्चों, हम आपको थर्मल इंजीनियरिंग के अलग अलग सब्जेक्ट्स का डेमो वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में, इस श्रृंखला में हमने सबसे पहले आपको थर्मोडायनामिक्स के डेमो वीडियोस प्रोवाइड किए और आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला वो बहुत ही मुझे खुशी देने वाला था। आपने खूब उसे पसंद किया और शेयर किया। अब हम आपको थर्मल इंजीनियरिंग के ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर के डेमो वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो थर्मल इंजीनियरिंग में 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है थर्मोडायनामिक्स, दूसरा है आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग, तीसरा है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, चौथा है हीट ट्रांसफर और पांचवा है आईसी इंजन्स। तो इन पांचों सब्जेक्ट्स में से हम आपको हर सब्जेक्ट का डेमो वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और आप हर सब्जेक्ट के डेमो को एंजॉय करेंगे, ऐसा मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो थर्मोडायनामिक्स की तो हमने बहुत सारी बातें करी और लगातार हम YouTube पर लाइव क्लासेस लेकर के भी उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको और बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपसे हम बात करते रहेंगे। लेकिन आज हम आपको हीट ट्रांसफर पढ़ाने जा रहे हैं। हीट ट्रांसफर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका इंपॉर्टेंट होने का कारण यह है बच्चों कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रायः मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 10 साल के टीचिंग करियर में। मैंने देखा अच्छे स्टूडेंट भी इसको इग्नोर किए रहते हैं। अमूमन जो छात्र बहुत अच्छे हैं वो भी हीट ट्रांसफर पे बहुत सारा काम नहीं किए होते हैं, वो भी हीट ट्रांसफर को बहुत नहीं पढ़े होते हैं। जबकि इस सब्जेक्ट से 5 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में दिखाई पड़ते हैं और कई बार तो इससे ज्यादा भी। अगर आप हीट ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट में अच्छे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो आपका साथ में एग्जाम दे रहा है, शायद वो न कर पाता हो। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे आपके बूस्टअप करने के लिए आपके टोटल मार्क्स को। हीट ट्रांसफर में हम लोग कई चीजें पढ़ते हैं, जैसे आपने सुना होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। फिर कंडक्शन में बहुत सारी चीजें हैं। स्लैब में कैसे कंडक्शन हो रहा है, सिलेंडर में कैसे कंडक्शन होता है, स्फेयर में कैसे कंडक्शन होता है, हीट जनरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, हीट जनरेशन क्या है, विदाउट हीट जनरेशन क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। फिन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने जरूर सुना होगा फिन्स के बारे में। आपने सुना होगा इन्फाइनाइटली लॉन्ग फिन्स, फिर आपने सुना होगा फिन्स विद टिप इंसुलेटेड। ये सब क्या कॉन्सेप्ट हैं? फिन्स की एफिशिएंसी क्या है, फिन्स का इफेक्टिवनेस क्या है, हीट एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर रेडिएशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ना रहता है आपको। एब्जॉर्बिविटी क्या है, आपका ब्लैक बॉडी क्या है, ग्रे बॉडी क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब कुछ अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट के रूप में बनेंगे। लेकिन बेटा आइए सबसे पहले हम हीट ट्रांसफर को समझते हैं कि हीट ट्रांसफर है क्या, कैसे पढ़ना है, इसमें क्या चीजें हैं और इसमें कैसे मार्क्स मिलेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन हीट ट्रांसफर। इसके बाद क्रम से मैं आपको वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा और आप देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। अगर हम लोग हीट ट्रांसफर की बात करें तो सिलेबस क्या है? मैं हमेशा कहता हूं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जरूर जानिए। पाठ्यक्रम अगर आपको पता है तो फिर चीजें आपको बहुत आसान हो जाती हैं। हीट ट्रांसफर में हम लोग कंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कन्वेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं हीट एक्सचेंजर के बारे में, जिसको मैं HX लिख करके आपको डिनोट करता हूं। केवल ये 4 चीजें सिलेबस में हैं, लेकिन ये चारों इतनी मजेदार हैं, इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आप इसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। अब देखिए, अगर हम जेईई एग्जामिनेशन और ए एग्जामिनेशन की बात करें तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है ज्यादातर क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं, कंडक्शन से। मतलब मान के चलिए कि 80% जो सिलेबस है वो कंडक्शन ही कवर करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कंडक्शन कवर करता है तो कन्वेक्शन, रेडिएशन और हीट एक्सचेंजर बिना पढ़े ही काम चल जाएगा। जब तक चारों नहीं पढ़ेंगे तो एक दूसरे से जो म्यूचुअल कनेक्शंस है ना वो आपको रियलाइज नहीं होंगे, और कनेक्शंस नहीं रियलाइज हुए बेटा तो कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा। पढ़ना आपको सब है, हाँ
क्वेश्चन ज्यादातर कंडक्शन से आते हैं, तो मैंने एक आपको हिंट दे दिया है कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द हीट ट्रांसफर। अब आइए हीट ट्रांसफर को शुरू करते हैं, जानते हैं हीट ट्रांसफर क्या है। जैसे ही मैंने कहा कि आइए हीट ट्रांसफर को शुरू करते हैं, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता से एक बात जानना चाहता हूं। हमने कहा बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। उसने कहा सर इसके पहले आपने मुझे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, इसके पहले आपने मुझे क्या पढ़ाया, इसके पहले आपने मुझे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, अब आप मुझे हीट ट्रांसफर पढ़ाने जा रहे हैं। हमने कहा जी हाँ। आपने कहा सर जब आपने मुझे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया तो मुझे हीट के बारे में बहुत कुछ जानकारियां आपने प्रोवाइड करी। आप मेरे वीडियोस देखिएगा, हीट ट्रांसफर पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप मेरे वीडियोस थर्मोडायनेमिक्स के देखिएगा। मैं हर वीडियो में हीट और वर्क की ही तो बात कर रहा हूं। मैंने हीट निकालने के फॉर्मूले आपको बताए, हीट के बारे में बताया, स्पेसिफिक हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या है, इस तमाम सारी चीजें डिस्कस करी हैं। उस बच्चे का ये क्वेश्चन था कि सर मुझे ये बताइए कि थर्मोडायनेमिक्स में इतना कुछ हमने हीट के बारे में पढ़ा है, जब बहुत कुछ हमने हीट के बारे में पढ़ लिया है, फिर एक अलग से सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ रही है। अगर हमने ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में कहां पढ़ा बेटा, हमने थर्मोडायनेमिक्स में, जिसको मैं शॉर्ट में थर्मो बोलता हूं, हमने थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी हीट के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है या बहुत कुछ पढ़ते हैं, फिर क्या जरूरत है कि हम एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। क्या मेरा प्रश्न तार्किक है? आप कहेंगे हां सर प्रश्न तो तार्किक है। तो उस बच्चे का प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न नहीं है, मुझे तो जवाब देना है। एक स्टूडेंट मैं ऐसे ही पढ़ाने के लिए मान लेता हूं ताकि आपको रियल फीलिंग आए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं। एक हाइपोथेटिकल स्टूडेंट है, एक इमेजिनरी स्टूडेंट है जिसने मुझसे यह प्रश्न किया। क्या उस बच्चे का प्रश्न आपके समझ में आया? जी हां, आपके समझ में आया होगा कि हम थर्मोडायनेमिक्स में इतना कुछ हीट के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें क्यों अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। आइए जानते हैं क्यों पढ़ना पड़ता है। देखिए बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, देखिए मैंने लिख दिया है आपके लिए बकायदा। इन थर्मोडायनेमिक्स द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज कैलकुलेटेड। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है फॉर क्लोज सिस्टम। मैंने इसको अलग से लिख दिया है। यह है क्या, जब क्लोज सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो यही फॉर्मूला आता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। आप चाहे तो इसको d क्रॉस भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मैंने फर्स्ट लॉ के वीडियो में पढ़ाया है, मुझे यूट्यूब पे सर्च करके आप देखिएगा, मेक माई करियर के यूट्यूब चैनल पे। तो एक फॉर्मूला, बहरहाल एक फॉर्मूला हमारे पास है कि नहीं? क्या इस फॉर्मूले में जो Q लिखा है, ये बताइए, क्या इसकी सहायता से हम Q निकाल सकते हैं ना? Q ही तो हीट है, तो हीट निकाल तो सकते हैं। लेकिन यहां हम क्या निकाल रहे हैं बच्चा? यहां हम निकाल रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या निकाल रहे हैं? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम क्या निकाल रहे हैं? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है, अगर आपने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ा हो, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो ओपन सिस्टम पे हम अप्लाई करते हैं, अगर आपने उसको पढ़ा हो तो उसमें एक फॉर्मूला आता है, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z1G प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई G प्लस Z2G प्लस W। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये अभी नहीं समझ में आएगा। आप मेरा वीडियो देखिएगा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे, तो हर एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ जाएगी। बहरहाल ये फॉर्मूला होता है, ये जानते होंगे आप, और नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। लेकिन बच्चा ये समझिए, यहां पे जो ये Q का टर्म है, जो इस Q का टर्म है, क्या इस Q के टर्म को कैलकुलेट करके आप हीट ट्रांसफर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम लोग बात करें कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या निकालते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालते हैं, और उसको निकालने का हमारे पास दो फॉर्मूला है। यहां से भी हम निकाल सकते हैं, यहां से भी हम निकाल सकते हैं।
जब दो दो फॉर्मूला है, थर्मोडायनेमिक्स में हम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाल भी रहे हैं, तो फिर हीट ट्रांसफर अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन। बच्चे का क्वेश्चन यही तो है। अब मैं जवाब देता हूं। बेटा हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हीट ट्रांसफर निकालते हैं, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर को निकालने के दो दो फॉर्मूले भी हमारे पास हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात नहीं होती है। थर्मोडायनेमिक्स में केवल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात होती है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात नहीं होती है। देखिए मैंने लिखा हुआ है आपको कि थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करता है? थर्मोडायनेमिक्स डील करता है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। किससे डील करता है? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट डील्स विद द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। किससे डील करता है? ये डील करता है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर से। ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर से डील नहीं करता है, इससे बात नहीं करता है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में कौन बताएगा? मुझे बताइए, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में कौन बताएगा? आपका जो सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, कितनी ऊष्मा ट्रांसफर हो रही है उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। रेट से मेरा अभिप्राय है कि समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कितना हीट ट्रांसफर हुआ। तो हम किससे डील करते हैं? हम डील करते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर से। हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट में, थर्मोडायनेमिक्स में हम किससे डील करते हैं? हम केवल और केवल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर से। और इस अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर से डील करने के लिए देखिए क्यू निकालने के दो फॉर्मूले आपके सामने लिखे गए हैं, जो कि बहुत आसान बनाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो आज से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या डील करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। और हम लोग हीट ट्रांसफर में क्या डील करेंगे, क्या क्या चीजें डील करेंगे, अभी उनकी मैं बात करने जा रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए। थर्मोडायनेमिक्स डील करता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर में क्या अंतर है? हीट ट्रांसफर, जब आप अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालेंगे, बेटा जब आप अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल। किसमें निकालेंगे आप इसको? जूल में। लेकिन जब आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालेंगे, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड। यानी यहां टाइम से डिवाइड करेंगे, या तो जूल पर सेकेंड होगी या किलो जूल पर सेकेंड होगी। और आप जानते हैं जूल पर सेकेंड को ही वॉट कहते हैं, किलो जूल पर सेकेंड को किलो वॉट कह सकते हैं। तो यूनिट का डिफरेंस समझिएगा। थर्मोडायनेमिक्स में किससे डील करते हैं? जूल या किलो जूल से। और हीट ट्रांसफर में किससे हम डील करते हैं? वॉट से या किलो वॉट से। थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बताता है। और हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट हमें क्या बताता है? हमें बताता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी हीट ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। आपने कहा सर इसका मतलब थोड़ा समझाइए कि टाइम का मतलब क्या है। टाइम का मतलब यह है बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है, जैसे कुछ भी ले लीजिए, चलिए मैं ये मोबाइल फोन ले रहा हूं, मान लीजिए यही बॉडी है, कोई बॉडी है। इस बॉडी से मान लीजिए हीट रिजेक्ट हो रहा है। मान लीजिए इस बॉडी से क्या हो रहा है? हीट रिजेक्ट हो रहा है। मान लीजिए इस बॉडी के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रही हैं, बॉडी हॉट बॉडी है, तो इस बॉडी के अंदर हीट रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, वायुमंडल से अधिक टेम्परेचर किसी का भी है, एम्बिएंट टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर वाली कोई बॉडी है, तो लगातार हीट रिजेक्ट करेगी। अगर हमें निकालना हो कि कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो थर्मोडायनेमिक्स हमें बताएगा। लेकिन हीट ट्रांसफर हमें यह बताएगा कि कितने समय में कितना हीट बाहर जा रही है। अगर मान लीजिए इस बॉडी का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है और हम आपसे कहें कितनी देर में इस बॉडी का टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा हीट ट्रांसफर होते होते, तो थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताएगा। कौन बताएगा? सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में हम टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं और थर्मोडायनेमिक्स में हम टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ये चीजें कैसे आपको बताई जाती हैं, क्या आप इसमें करना है। चलिए
तो ये बेसिक अंतर जानिए कि थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करता है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर से। और अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब है उसकी यूनिट क्या होगी बेटा, उसकी यूनिट होगी जूल। और बताइए हीट ट्रांसफर किससे डील करता है, हीट ट्रांसफर किससे डील करता है, हीट ट्रांसफर डील करता है आपका, बोलिए, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किससे करेगा ये हीट ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर सेकेंड, या फिर इसको हम लोग किलो जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं, इसको हम वॉट कह सकते हैं, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, किलो वॉट कह सकते हैं। ठीक है ना, किससे डील करता है ये, वॉट या फिर किलो वॉट से डील करता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। और क्या डिफरेंस है, और क्या अंतर है, आइए जानते हैं और क्या क्या अंतर है, देखते हैं जरा क्या क्या अंतर है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मैंने एक बात आपको बता दी, दूसरी बात ये जानिए, मैंने आपको बताया भी रहा होगा, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से डील करता है। किससे डील करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन से। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया होगा तो इक्विलिब्रियम के बारे में बताया होगा। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे डील करता है, जबकि हीट ट्रांसफर में ऐसा नहीं है, हीट ट्रांसफर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन से डील करता है। तो देखिए हीट ट्रांसफर के बारे में पहली बात क्या है कि ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। दूसरी बात देखिए चौथे पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इट डील्स विद द नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस। और बाकी बातें देखते हैं क्या लिखा है। टाइम टेकन बाई, ये हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट जो आपका है वो क्या क्या बातें बताता है, वो कौन कौन सी जानकारियां देता है, मैंने क्रम से 5 पॉइंट बनाए हैं। टाइम टेकन बाई सिस्टम एज इट गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये लगातार हीट को रिजेक्ट कर रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा ना बेटा कि ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा। वो समय कब आएगा, उस समय को कौन कैलकुलेट करता है, हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करता है, थर्मोडायनेमिक्स कैलकुलेट नहीं करता है। उसके अलावा हीट ट्रांसफर में क्या पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ, किस तरीके से, क्या माध्यम है हीट ट्रांसफर होने के। कितने मोड्स होते हैं, 3, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। उसके अलावा आपने देखिए क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पॉइंट्स जो मैंने बनाए थे सारे क्लियर हो गए, आपको सारे क्लियर हो गए। शायद ये 5वां पॉइंट क्लियर नहीं होगा, ये क्लियर हो गया कि हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग टाइम टेकन बाय सिस्टम पढ़ते हैं, कितना समय लगता है। तीसरा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पढ़ते हैं, मोड्स पढ़ते हैं। चौथा हम लोग नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस को पढ़ते हैं। 5वां पॉइंट बड़ा मजेदार है, इसको आप आगे जानेंगे। हीट ट्रांसफर को पढ़ते समय हम एक पर्टिकुलर चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है टेम्परेचर प्रोफाइल। क्या पढ़ते हैं, टेम्परेचर प्रोफाइल। जब मैं आपको हीट ट्रांसफर की क्लासेस पढ़ाऊंगा, इवन जब कंडक्शन पढ़ाऊंगा, तो कंडक्शन में मैं आपको बताऊंगा, एक बार मैं आपको स्लैब लूंगा, कभी मैं सिलेंडर लूंगा, कभी मैं स्फेयर लूंगा, और मैं जब इनको पढ़ाऊंगा आपको इन सब में हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। भाई स्लैब लूंगा तो स्लैब कुछ इस तरह से होगा ना, स्लैब कुछ इस तरह से होगा, यहां से हीट ट्रांसफर इसमें जाएगा, यहां से हीट ट्रांसफर होगा, हीट जाएगा, हीट बाहर निकलेगा। सिलेंडर लूंगा तो कुछ इस तरह से होगा, स्फेयर कुछ इस तरह से होगा। तो इनका ना हम लोग टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। बहुत सिंपल है, आप बहुत डिफिकल्ट बना के आपको पढ़ा दिया जाता है तो आप उससे डर जाते हैं। बहुत सिंपल कर दूंगा, बहुत ही सिंपल कर दूंगा, प्योर मैथमेटिक्स है, 15 मिनट की चीज है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि एक इक्वेशन निकलेगा। क्या देखोगे आप, एक इक्वेशन निकलेगा, और उस इक्वेशन के आधार पर हम लोग टेम्परेचर प्रोफाइल को पढ़ेंगे। टेम्परेचर प्रोफाइल कभी लीनियर हो जाएगा, कभी ये पैराबोलिक हो जाएगा, कभी ये हाइपरबोलिक हो जाएगा, और कभी ये लॉगरिथम हो जाएगा, लॉगरिथमिक हो जाएगा। मतलब इस तरह से बहुत तरह के टेम्परेचर प्रोफाइल्स आते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्लैब का केस है, हीट जनरेशन हो रहा है तो टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगा, हीट जनरेशन नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगा। ये हम आपको सिखाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान करके। तो ये सब हीट ट्रांसफर की कुछ खूबियाँ हैं, कुछ खासियतें हैं जो कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी तो हमने केवल ये इंट्रोडक्शन दिया कि हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ते क्यों हैं और उसमें क्या पढ़ते हैं। अब आइए इसमें आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं।
थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, किलो जूल पढ़ेंगे या फिर खाली जूल पढ़ते हैं, लेकिन हीट ट्रांसफर में किलो जूल पर सेकेंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, किलो जूल पर सेकेंड या फिर किलोवाट पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान दीजिएगा जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। अगर हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट में, व्हेन यू आर स्टडिंग हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट, अगर वहां कहीं पर क्यू लिखा है, क्या लिखा है, क्यू लिखा है अगर कहीं पर, या कभी कभी हम लोग इसको स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी मत समझिएगा कि क्यू का मतलब हीट ट्रांसफर है, ये मत समझिएगा। आप क्या समझेंगे, ये अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर है, मत समझिएगा। आप क्या समझेंगे इसको, आप इसको समझेंगे कि ये दोनों में से कोई भी लिखा है तो ये क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। और जैसे ही आप इसको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर समझेंगे, ये मैं किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स की नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में अगर कहीं क्यू दिखेगा तो वो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर को डिनोट करता है, लेकिन हीट ट्रांसफर में कहीं क्यू दिखेगा तो वो किसको बात करता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में। और जैसे ही ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया, वैसे ही इसकी यूनिट क्या बन जाएगी। बच्चे यूनिट में बहुत गलती करते हैं, उनको लगता है क्यू दिया है, क्यू की यूनिट जूल होगी। ना ना बच्चा, हीट ट्रांसफर में क्यू की यूनिट जूल नहीं होगी, क्योंकि हीट ट्रांसफर में क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं है बल्कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेट मतलब टाइम से डिवाइड कर दोगे, जूल पर सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बालक, वाट बोलते हैं। तो यूनिट में कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, बहुत सिंपल तरीका है, मैंने समझा दिया आपको। मैं उम्मीद कर रहा हूं, आपसे आशा करता हूं कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। हमारे वीडियो श्रृंखला जो में हम लोग कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है इसको ज़रूर बताइए। हमारे टेलीफोन नंबर से फ़ोन करके बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मेक माई करियर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर करिए, तब इसका सही अर्थों में हमारा फ़ायदा निकल पाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैंने लिखा Q इज यूज्ड फॉर हीट ट्रांसफर, इसकी यूनिट मैंने आपको समझा दी, किलो जूल पर सेकेंड या किलो जूल पर सेकेंड, या इसको आप वाट कहेंगे या किलो वाट कहेंगे। सॉरी, अगर किलो जूल है तो क्या कहेंगे आप, किलो वाट कहेंगे। ये एक फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए इस फॉर्मूले में किसी ने Q देखा, किसी ने Q देखा, वो क्या रख देगा, यूनिट जूल, जूल नहीं रखना है, क्या रखना है, जूल पर सेकेंड, ठीक है, या वाट। तो ये बेसिक बातें थी, छोटी छोटी बातें थी। अब थर्मोडायनेमिक्स में हमें जो चीज समझनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके सामने वो हेडिंग बना हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का महत्व क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पढ़ने से फायदा क्या है। देखो बेटा, एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आप जोड़ रहा हूं और आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। हीट ट्रांसफर पढ़ने का आपको वास्तव में फीलिंग आएगी और आप एक इंजीनियर की तरह सोचना शुरू करेंगे। अगले 1.5 मिनट ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं बोल क्या रहा हूं। आप सब लोगों ने आईसी इंजन का नाम सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आईसी इंजन। आपने कहा हाँ सर सुना तो है। आईसी इंजन में 4 प्रोसेस होते हैं ना, एक होता है सक्शन प्रोसेस, एक होता है कंप्रेशन प्रोसेस, एक होता है एक्सपेंशन प्रोसेस और एक होता है एग्जॉस्ट प्रोसेस। आप इन प्रोसेसेस को ले लीजिए या किसी भी प्रोसेस को ले लीजिए, किसी भी साइकिल को ले लीजिए। चलिए मान लीजिए, मैं क्यों इनका नाम ना लेकर के मैं इसको जनरलाइज्ड कर देता हूं। आईसी इंजन ले लीजिए या कोई भी साइकिल ले लीजिए। आपने ऑटो साइकिल सुना होगा, डीजल साइकिल सुना होगा, डुअल साइकिल सुना होगा। किसी साइकिल में आपने ये जरूर सुना होगा कि वहां पर हीट ऐड होता है। साइकिल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं हीट एडिशन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ऐड हो रहा है। और हम लोग एक प्रोसेस पढ़ते हैं हीट रिजेक्शन, यानी कि आप जब किसी साइकिल को पढ़ते हैं तो हीट ऐड होता है। अब मान लीजिए इंजन का कोई पार्ट है, ध्यान से समझना, इंजन का कोई पार्ट है, अब इस पर हीट ऐड हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर आ रहा है। अगर हमें यह नहीं पता है, ध्यान से सुनना, अगर हमें यह नहीं पता है कि कितने देर में
कितनी समय में यहां से हीट बाहर निकल जाएगा, कितने समय में हीट ये रिजेक्ट करेगा, कितने समय में ये वाली हीट इस वाले पार्ट को छोड़कर जाएगा। अगर हमें ये नहीं पता है तो क्या इंजन की सही डिजाइन हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। भाई आप समझिए, ना समझ में आया हो फिर से समझा रहा हूं, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाऊंगा, लेकिन अगर बात समझ में आ जाए तो शेयर करिएगा वीडियो को। भाई कोई पार्ट है, कोई भी इंजन का पार्ट है, इस इंजन के पार्ट में अगर हीट ऐड हो रहा है, अगर इस इंजन के पार्ट में अगर हीट ऐड हो रहा है, तो भैया ये बताइए, अगर आपको ये पता नहीं है कि कितने समय में इसका हीट यहां से ट्रांसफर होगा, तो क्या आप उसकी सही डिजाइन कर पाएंगे? क्योंकि अगर ज्यादा देर तक हीट है, मान लीजिए हीट ट्रांसफर जो हो रहा है, मान लीजिए जितने समय में होना चाहिए उसमें उतने समय में नहीं हो रहा। मान लीजिए कि यहां पर हीट ट्रांसफर का रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी किलो जूल पर सेकेंड क्या है? स्लो है, कम है। अगर कम है, स्लो है, तो क्या होगा बताइए? तो क्या होगा? तो ये होगा कि फिर आप इसका डिजाइन इस तरह से करेंगे कि इस पार्ट का एरिया आप बढ़ा देंगे। भाई जितना हीट ट्रांसफर होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है, तो ज्यादा हीट एक्यूमुलेट होगा तो पार्ट्स में क्रैक्स आ सकते हैं, पार्ट्स खराब हो सकता है ना। तो उस पार्ट का सरफेस एरिया आप क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हीट वहां से अधिक ट्रांसफर हो जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आप देखिए, हीट ट्रांसफर का नॉलेज आपको आईसी इंजन के पार्ट्स की डिजाइनिंग सिखा रहा है। इफ यू आर गुड इन हीट ट्रांसफर यू कैन डिजाइन द पार्ट्स ऑफ एन आईसी इंजन। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिस इज। तो आप एप्लीकेशन समझिए कि हीट ट्रांसफर कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। कितनी देर में इस पार्ट पर कितनी देर में हीट बाहर जा रही है, कितना समय ले रही है। अगर ज्यादा समय ले रही है, मान लीजिए ज्यादा समय ले रही है, तो पार्ट का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। सरफेस एरिया बढ़ने से फिर हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से हीट ट्रांसफर रेट कैसे बढ़ जाता है, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको फिन्स के बारे में। लेकिन अब ब्यूटी देखिए, ब्यूटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऐसी चीजों को पढ़ने से आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है सब्जेक्ट में। See the beauty of mechanical engineering, if you have the knowledge of heat transfer, you can design the parts of IC engine. मतलब कि अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स आती है, हीट ट्रांसफर आता है, तो इन दोनों की सहायता से आप मशीन डिजाइन, आईसी इंजन सबको कवर कर रहे हैं, सब कुछ साइकिल में घूम जा रहा है। ये है रियल फीलिंग किसी सब्जेक्ट की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हीट ट्रांसफर में हम लोग क्या बात करते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। देखिए, हीट ट्रांसफर के 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इन तीनों का जिक्र हमने आपको जो मेरा थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो है हीट ट्रांसफर वाला, वहां भी किया है। मैं यहां भी एक बार फिर से इनका जिक्र कर दे रहा हूं। इनको बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे आगे लेक्चर्स आपको आएंगे या फिर हमारे बैचेस आपको ज्वाइन करने रहेंगे। आइए बात करते हैं, क्या है कंडक्शन, क्या है कन्वेक्शन, क्या है रेडिएशन। मैं इनको बात करने के लिए एक सिंपल सी स्टोरी सुनाऊंगा। मेरी स्टोरी मुश्किल से 1 मिनट की होगी। उसी स्टोरी की सहायता से मैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। मेरी स्टोरी यह है कि मान लीजिए यहां पर कोई एक बालक है जिसका नाम है ए, और इसके बीच में बहुत सारे बालक हैं, और एक बालक यहां पे है जिसका नाम है बी। और मान लीजिए ए के हाथ में लड्डू है। क्या है? ए के हाथ में लड्डू है और उस लड्डू को उसे बी तक पहुंचाना है। ध्यान से समझिए, ए है कोई मान लो अच्छे लाल। ये कौन है? ए कौन से हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है अच्छे लाल, ठीक है ना। और जो बी है उनका नाम क्या है? चलिए इनका नाम है बड़े लाल।
ऐसे ही हाइपोथेटिकल दो कैरेक्टर हमने मान लिए आसान करने के लिए। और इनके हाथ में लड्डू है, अच्छे लाल लड्डू लेके खड़े हैं और उस लड्डू को बी तक पहुंचाना है, बड़े लाल तक पहुंचाना है। ये लड्डू कितने विधियों से पहुंचाया जा सकता है? एक का नाम मैं कंडक्शन दूंगा, दूसरे का कन्वेक्शन दूंगा, तीसरे का रेडिएशन दूंगा। अगर अच्छे लाल ऐसे खड़े हैं, वो अपने स्थान से मूव नहीं करेंगे, मतलब ऐसे यहां पे है, देखो यहां पे है ना, ऐसे ऐसे चल करके नहीं दे देंगे लड्डू देने के लिए, वो यहां से ऐसे 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 चल के यहां नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छे लाल ने क्या किया, यहां खड़े थे, इन्होंने लड्डू इस वाले को दे दिया, ये जो पहला वाला मॉलिक्यूल है। अच्छे लाल के बगल में जो इनका पहला दोस्त है, इन्होंने लड्डू क्या किया, इसको दे दिया, और वो भी अपने स्थान पे खड़े खड़े लड्डू उसने बगल वाले को दे दिया। यानी इसने लड्डू किसको दे दिया? इस बात का ध्यान दीजिएगा, एक खुद नहीं मूव कर रहा, 1 और 2 भी नहीं मूव कर रहे, सब लड्डू ट्रांसफर कर रहे हैं अपने स्थान पे खड़े होके। ये लड्डू है, लो भाई आप ले लो, लो भाई आप ले लो, लो भाई आप ले लो। लड्डू इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट द पर्सन्स आर नॉट मूविंग। न तो ये मूव करके यहां आ रहा है, न तो 1 यहां से चला यहां पहुंचा दिया, ऐसा भी नहीं है। 1 ने किसको दिया? ऐसे खड़े खड़े अपने स्थान पे फिक्स होके, स्टेशनरी होके, स्थिर होके बी को दे दिया। बी वाले ने 2 को दे दिया। 2 वाले ने किसके दिया? 3 को दे दिया। 3 वाले ने किसको दिया? 4 को दे दिया। और आखिरी में लड्डू किसके पास पहुंच गया? बड़े लाल के पास। अगर लड्डू का ट्रांसफर इस तरह से किया जाए और लड्डू को हीट मान लिया जाए, ध्यान से सुनिए, अगर लड्डू को हीट मान लिया जाए और इन सभी लोगों को मॉलिक्यूल्स मान लिया जाए, अगर ये सारे लोग मॉलिक्यूल्स हैं और लड्डू हीट है, तो इस तरह का हीट ट्रांसफर जब मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है तो उसका नाम होता है कंडक्शन। कंडक्शन वो तरीका है हीट ट्रांसफर का जिसमें मॉलिक्यूल खुद नहीं मूव करेगा, मॉलिक्यूल स्थिर रहेगा, स्टेशनरी रहेगा और अपने स्थान पे खड़े खड़े अपना हीट दूसरे वाले मॉलिक्यूल को, फिर दूसरा वाला तीसरे वाले, तीसरा वाला चौथे वाले, चौथा वाला अपने अगले वाले को ट्रांसफर करता चला जाएगा। दिस इज द वे ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज नोन एज कंडक्शन। मैं उम्मीद करता हूं इतने सरल तरीके से समझाने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब कन्वेक्शन क्या है, आइए देखते हैं कन्वेक्शन क्या है। कन्वेक्शन में मान लीजिए लड्डू देने का तरीका बदल गया। ध्यान दीजिएगा, पहले मेरा काम है इस कॉन्सेप्ट को आसान करना, सिंप्लीफाई करना। जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो उसके और भी एस्पेक्ट बताएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, पहले तीनों समझ तो लो। चलो, कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन में यह है कि लड्डू ए ने लिया और मूव करते हुए बी के पास आ गए। बोलो यार, अच्छा जब लड्डू ए लेकर के बी के पास आएंगे तो चलो मान लो ये सब मॉलिक्यूल हैं, मानो ये सब मॉलिक्यूल हैं, इसके पास लड्डू मतलब हीट है, लड्डू तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, ट्रांसफर क्या करना है? हीट। मान लो यहां से हीट ट्रांसफर होगा और ये ले करके बी तक आएगा। जब ये यहां से ले करके बी तक आएगा तो एक तरह का फ्लो होगा ना यहां से जब लड्डू ले करके इस तरह से चलेगा, बी को देने आएगा, तो क्या हुआ? फ्लो हुआ। अगर इस तरह से लड्डू दिया जाए जहां पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स खुद मूव करता है, कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स खुद मूव कर रहे हैं, तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होगा उसे हम लोग क्या, मोड्स होगा हीट ट्रांसफर का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, आपने एक चीज देखा होगा कि कंडक्शन में क्या हो रहा था? कंडक्शन में यहां पर थे ए अच्छे लाल, यहां पर थे बी बड़े लाल, और आपने देखा होगा कि अच्छे लाल ने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, और यहां से यहां पहुंच गया। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा, कोई भी मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन कहां होता है? कंडक्शन कहां होता है? स्टेशनरी मीडियम में। कहां कंडक्शन होगा? स्टेशनरी मीडियम में।
अब आप देखिए, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इन द फिनोमेना ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन फिनोमेना में हर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। ये लड्डू इन्होंने लिया, ये लड्डू इन्होंने लिया, ये लड्डू इन्होंने लिया, हर मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर कर रहा है, हर मॉलिक्यूल लड्डू ट्रांसफर कर रहा है। तो कंडक्शन को क्या बोलेंगे? ये किस लेवल पर हो रहा है? ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा है। कंडक्शन का क्वेश्चन आएगा कि कंडक्शन किस लेवल पे होता है, आप बताओगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल भी कह सकते हैं, और इसको सरल तरीके से कहें तो मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है। तो कंडक्शन से संबंधित इतनी सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? क्या क्या बातें समझ में आई? कि ये स्टेशनरी मीडियम में होगा, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होगा, और ये मॉलिक्यूलर लेवल पर होगा। ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल विल पार्टिसिपेट इन द फिनोमेना ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन में हर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए देखते हैं कन्वेक्शन में क्या हुआ था। आपको याद होगा, कन्वेक्शन में यहां से ये खुद मूव कर रहा है ना। मूव करने का अर्थ है कि कन्वेक्शन कहां होगा? जहां फ्लो होगा। कन्वेक्शन वही होगा जहां फ्लो होगा। और फ्लो कहां होता है? क्या सॉलिड में फ्लो होता है? नहीं, फ्लो होता है केवल फ्लूइड में। तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि कन्वेक्शन फिनोमेना कहां होगी? आप बताएंगे केवल और केवल फ्लूइड में। फ्लूइड मतलब लिक्विड और फ्लूइड मतलब गैस। कन्वेक्शन फिनोमेना केवल फ्लूइड में होगा, अर्थात केवल लिक्विड में होगा, केवल गैस में होगा। कन्वेक्शन की फिनोमेना क्या कभी सॉलिड में होगी बच्चा? नहीं भाई, सॉलिड में कभी भी नहीं होगी। अच्छा बताइए, कंडक्शन कहां होगा? कंडक्शन सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, गैस में भी होगा। अगले वीडियो में तीनों कंडक्शन दिखाएंगे कि सॉलिड में कहां होगा, लिक्विड में कहां होगा, गैस में कहां होगा। कुछ बच्चों के मन में यह क्वेश्चन आता है, एक डाउट आता है कि सर आप कह रहे हैं कि कंडक्शन वहां होता है जहां मीडियम स्टेशनरी रहता है। क्या गैस कभी स्टेशनरी मीडियम बना सकता है? क्या गैस कभी स्टेशनरी मीडियम बनाता है? गैस तो उड़ता रहता है ना, तो उसमें कंडक्शन कैसे होगा? ब्यूटीफुल वे में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि गैस कैसे स्टेशनरी मीडियम बनाएगा। ब्यूटीफुल वे में समझाऊंगा, दूसरा वीडियो देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। यहां बात समझ में आ गई होगी, कंडक्शन कहां कहां होता है, कन्वेक्शन कहां कहां होता है। अब आइए रेडिएशन को समझते हैं। हमने कहानी को आधार बनाया था इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। देखिए, ए है, बी है, दिस इज ए, दिस इज बी। कंडक्शन में क्या हुआ? कंडक्शन में क्या हुआ बोलो? कंडक्शन में इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, ठीक है ना, ये कंडक्शन हुआ। चलिए, कन्वेक्शन में क्या हुआ? कन्वेक्शन में ये हुआ, कन्वेक्शन में ये हुआ। इसका मुंह बनाना मैं हर बार भूल जाता हूं, ठीक है। कन्वेक्शन में ये हुआ कि ये फ्लो करके गया ना, ये फ्लो कर गए, यानी फ्लो हुआ। रेडिएशन में क्या होगा कि यहां से लड्डू को अगर फेंक करके दिया जाए, यहां से लड्डू दिया, ऐसे फेंक के दिया, बी ने कैच कर लिया, लड्डू फेंकता गया ए, बी कैच करता रहा, तो वो प्रोसेस क्या होगा? रेडिएशन। मेरा उद्देश्य केवल अभी इंट्रोडक्शन देना है बच्चों, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। आप ये मत कहिएगा सर ए ने फेंका, बी ने ले लिया, ये कैसे रेडिएशन हुआ? अरे यार, रेडिएशन तो ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आपने सोचा नहीं होगा उतना आसान कर देंगे रेडिएशन को। ब्लैक बॉडी क्या है, व्हाइट बॉडी क्या है, ग्रे बॉडी क्या है, रेडिएशन के कॉन्सेप्ट कैसे कैसे निकलते हैं, क्या चीजें होती है, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है। लेकिन अभी तो आपको केवल हम परिचय करा रहे हैं ना, ठीक है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का ये प्रोसेस है। अच्छा, यहीं से चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछता है। एक बात बताइए, कंडक्शन में हर मॉलिक्यूल अपने स्थान पर रह के दे रहा है, कन्वेक्शन में खुद जा रहा है, और रेडिएशन में क्या हो रहा है? फेंक के दे रहा है लड्डू। पूछता है विच इज द फास्टेस्ट प्रोसेस। अगर आपसे पूछा जाए विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का सबसे फास्टेस्ट तरीका कौन सा है? रेडिएशन। भाई लड्डू फेंक के देने में सबसे जल्दी पहुंचेगा ना, तो रेडिएशन इज द फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर।
आगे जब पढ़ाएंगे तो रेडिएशन प्रोवोस्ट लॉ पढ़ाएंगे। रेडिएशन कौन सी बॉडी एमिट करती है, क्या सारी बॉडीज रेडिएशन एमिट करती है, क्या कुछ बॉडीज ही रेडिएशन एमिट करती हैं, और अगर सारी ही बॉडी रेडिएशन एमिट करती हैं तो वो कौन से वेवलेंथ वाली बॉडीज हैं जिनको हम रेडिएशन में काउंट करते हैं। बहुत डिटेल में बात करेंगे यार, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, परिचय दे रहा हूं, और परिचय कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपका जब संदेश मेरे तक पहुंचेगा वो मुझे ऊर्जा देगा नए से नए वीडियो बनाने के लिए इस चैनल पे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट के स्लाइड में समरी है। क्या समरी है? समरी मैंने बता दिया। कंडक्शन में मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, कंडक्शन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है, कंडक्शन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है। कन्वेक्शन मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं होता है, कन्वेक्शन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है। ध्यान देना, ये माइक्रोस्कोपिक पे होता है और ये मैक्रोस्कोपिक पे होता है, और ये केवल और केवल फ्लूइड में होता है, ये सॉलिड में नहीं होता। रेडिएशन के बारे में आपने जाना कि ये बहुत ही फास्टेस्ट वे ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, और यहाँ से जो हम आपको आज की क्लास में पढ़ाना चाह रहे थे वो सारी बातें पूरी हुई। आज की क्लास केवल आपको इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इंट्रोडक्शन देना था। आगे की क्लास में हम कंडक्शन के बारे में डिटेल बात करेंगे। हम पढ़ेंगे कि कंडक्शन का कारण क्या है, कंडक्शन के कारणों पर विचार करेंगे, लैटिस वाइब्रेशन के बारे में जानेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानेंगे कि लैटिस वाइब्रेशन से कैसे कंडक्शन होता है। उसके अलावा हम फोरियर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में थर्मल कंडक्टिविटी ऐसा पढ़ाने जा रहा हूं कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक तरफ रखूंगा थर्मल कंडक्टिविटी को, दूसरी तरफ रखूंगा मैं स्पेसिफिक हीट को, और थर्मल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक हीट को ला करके आपस में जोड़ दूंगा और बताऊंगा कैसे दोनों एक दूसरे का व्यवहार करते हैं। क्या ये दोनों एक जैसा व्यवहार करते हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? थर्मल कंडक्टिविटी का फिजिकल मीनिंग क्या है? क्या थर्मल कंडक्टिविटी हीट को एब्जॉर्ब करने वाली प्रॉपर्टी है? क्या थर्मल कंडक्टिविटी हीट को ट्रांसफर करने वाली प्रॉपर्टी है? इन तमाम सारी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार करिए। इस वीडियो में इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।